नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो देखिए, ये आपको लोगो दिख रहा है यहाँ पे, और हमारे जो है पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 यानी कि एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत हमारा जो है पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 के अंतर्गत आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंतर्गत हमारा कंप्लीट हो रहा है अभी, यानी कि यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी जो वर्तमान में यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा जो है पंचायती राज व्यवस्था हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है जवाबदेही एवं अधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कमीशन हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसके बाद उपभोक्ता फोरम है, सूचना आयोग है, ये सारी चीज़ हमने, महिला आयोग है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। इसके बाद हमने जो है मानव अधिकार आयोग के बारे में देखा। साथ में अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो देखिए, आप जो है कंप्लीट रूप से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है मटेरियल के रूप में। आप जो है मेंस की जो आंसर राइटिंग है, उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है, और उत्तर लेखन ग्रुप की भी लिंक दी गई है। उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक प्रकार से मजबूत हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। सारे पेपर की तैयारी यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो गठन है, गठन की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए 19 फरवरी 2004 को किया था। ठीक है, अब देखिए पहले एक समग्र रूप से था, यानी कि आर्टिकल 238 के अंतर्गत आपको 2 कमीशन देखने को मिल रहे थे। पहले एक तो एससी आयोग देखने को मिल रहा था और एक एसटी आयोग देखने को मिल रहा था। परंतु एक 89वां संविधान संशोधन हुआ, कब ये हुआ है? 2003 में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जब ये दोनों यानी कि एससी कमीशन और एसटी कमीशन दोनों अलग अलग होकर आए हैं। कब? 2004 में। तो उन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो देखिए यहाँ पे जो इसका पहले का जो कमीशन था, मतलब इसका पूर्ववर्ती अगर बात करें हम, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसे कि मैंने बताया 1978 में गठित किया गया था, और 2004 में आकर ये अलग अलग हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वर्क करता है। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, थावरचंद गहलोत, अभी करंट में जो सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं इसके प्रति। कमीशन एग्जीक्यूटिव हमको देखने को मिलेगा राम शंकर कटेरिया देखने को मिलता है, जो कि अभी वर्तमान में चेयरमैन है। बाद में देख सकते हैं एल के मोरुगन जो है एक प्रकार से वाइस चेयरमैन देखने को मिलता है, अन्य लोग देखने को मिलते हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं वेबसाइट जाकर, आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी ncsc.nic.in। ये कंप्लीट रूप से आप यूआरएल में जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ जानकारी मिल जाएगी, अगर ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर एससीज, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसको बोलते हैं, और एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसका विवरण आपको संविधान में लिखित रूप में मिलेगा, और इसका एक अपना एक आर्टिकल रहता है अलग से। ठीक है, या तो संशोधन के पश्चात जोड़ा जाता है, या शुरुआती तौर पर जो संविधान में उसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार की जो बॉडी है उसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। ये सारी चीज़ आपको पता होगी। इसका जो प्रावधान है देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 338 में देखने को मिलता है। ठीक है, 338 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ अन्य राष्ट्रीय आयोग है जो हम देख सकते हैं, इसके जैसे नहीं है। मतलब एक प्रकार के कैसे है? एक प्रकार के सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जिसको पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया है, परंतु उसको संविधान में लिखा नहीं गया है, या संविधान में उसका एक अलग से आर्टिकल नहीं मिलता है, तो इनको बोला जाता है सांविधिक निकाय। तो सांविधिक निकाय में आपको देखने मिलेगा राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित किया गया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में गठित किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। ये सभी प्रकार के कैसे है? सांविधिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय इनको नहीं बोला जा सकता। परंतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो है अलग से एक आर्टिकल देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 338 के तहत। ठीक है, तो ये सारी जो बॉडी है संवैधानिक आयोग न होकर कैसी है? सांविधिक आयोग है, और क्योंकि इनकी स्थापना अधिनियम के द्वारा की गई है, पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जाति आयोग है उसकी एबुलेशन या उसका उदय कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात अगर करते हैं आर्टिकल नंबर 338 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 338 क्या कहता है? जब शुरुआती तौर पर इसका विवरण दिया गया था, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो थी, यानी कि दोनों एससी एंड एसटी, दोनों के लिए यहाँ हम देख सकते हैं एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 338 के तहत।
ठीक है। और जो अधिकारी है वो संबंधित अगर देखें तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जो सभी मामले हैं उसके संबंध में निरीक्षण करता था, और उनसे संबंधित जो सभी चीज़ें हैं वो उसका प्रतिवेदन किसको सौंपता था, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष सौंपता था। कौन, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी आर्टिकल नंबर 338 में, ठीक है, जो दोनों ही चीज़ों को यहाँ संभालता था, एससी को भी और एसटी को भी। इसके अलावा एक प्रकार से जो अधिकारी है उसको क्या कहा जाने लगा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त उसको कहा जाने लगा बाद में, और उसे जो है सारे कार्य इस प्रकार के जो है, मतलब एक विशेष अधिकारी था उसको अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा जाने लगा, और इन दोनों से संबंधित यानी कि एससी और एसटी से संबंधित इसको सारे कार्य सौंपे गए। बाद में 1978 में क्या होता है, 1978 में जो सांविधिक निकाय है, मतलब एक प्रकार से यहाँ देखें तो ये गैर सांविधिक बहुसदस्यीय, यहाँ पे देखें तो गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। किसकी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का एक प्रकार से कार्यालय यहाँ पे अस्तित्व में आया। जो व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त किया गया था उसका एक ऑफिस बन गया अलग से, ठीक है, जिसे बोला जाता था अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त का कार्यालय। अब बात करें जो अनुसूची मतलब 1978 की अगर बात कर ली हमने, अब 1987 की बात करते हैं। तो 1987 में क्या हुआ, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो आयोग है उसका नाम यहाँ मतलब ये नाम बदल, मतलब जो ऑफिस यहाँ बनाया गया था, कौन सा, एक बहुसदस्यीय ऑफिस बनाया गया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया, ठीक है, आयुक्त का नाम बदलकर आयोग में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में 1990 में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक संविधान संशोधन होता है जिसको बोला जाता है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक विशेष अधिकारी के स्थान पर, मतलब एक विशेष अधिकारी जो पहले था ना, हमने जो देखिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसे जाति यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा गया। तो इसका जो है एक प्रकार से उसके स्थान पर अनुसूचित जाति मतलब एक प्रकार से विशेष अधिकारी के स्थान पर उच्च स्तरीय बहुसदस्य जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, ये वाले आयोग की स्थापना की गई। मतलब पहले वो सेपरेट एक अधिकारी होता था, ठीक है, परंतु अब एक उसको जो है आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। कब, 1990 में 65वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसके बाद इसे एक प्रकार से संवैधानिक आयोग ने जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो 87 में जो आयोग मतलब यहाँ पे स्थापित किया गया था उसका स्थान किसने ले लिया, ये वाले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने इसका स्थान ले लिया, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हो गया। अब धीरे धीरे आगे चलकर क्या होता है, अब आपको पता होगा एससी के जो रहता है उनका कल्चर जो रहता है, उनके अधिकार जो रहते हैं, सारी चीज़ यहाँ हमको चेंज देखने को मिलेगी किसके अनुसार, एसटी के अनुसार। तो अब सिंपल सी बात है, ये दोनों के लिए एक आयोग अगर नियुक्त किया जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया, जिसके तहत हमको देखने को मिलेंगे इसके दो भाग निकल कर आते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है जो जिसका विवरण आपको 338 में देखने को मिलेगा, और एक उसी के तहत निकल कर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका विवरण आपको 338A में देखने को मिलेगा, ठीक है। दो आयोग यहाँ बना दिए गए। तो हम अभी तो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जिसका विवरण 338 में देखने को मिलता है, और दूसरा जो है आपको नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मतलब इसके बाद। अब इसके बाद क्या होता है, जब 2004 देखिए 2003 में संशोधन हुआ तो 2004 में एक नई बॉडी निकल कर आती है जिसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। एक ये बॉडी भी आती है परंतु हम इसको बाद में देखने वाले हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा, एक उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा, यानी कि एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन देखने को मिलेगा, उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन देखने को मिलेगा, और 3 अन्य सदस्य देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने अभी शुरू में बात किए थे, एक अध्यक्ष जो है वो आपको देखने को मिला। चलिए यहाँ आपको आंसर बताना फिर से, अध्यक्ष कौन है अभी एससी कमीशन का, ठीक है, हालांकि मैंने शुरू में बता दी हूँ फिर भी आपको आंसर बताना। अच्छा, ये सारे जो मेंबर है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और साथ में उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, जो कार्यकारी शक्ति है, सभी चीज़ें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमने देख ली है सारी चीज़ें यहाँ पे किसके बारे में, एससी कमीशन के बारे में। अब इसकी कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए अनुसूचित जाति से संबंधित है, सिंपल सी बात आपको हर जगह एससी देखने को मिलेगा, एससी सभी में, ठीक है। तो अगर मैं एससी ना भी बोलूँ तो आपको समझ जाना है एससी कमीशन है, यानी सिंपल सी बात है एससी के जो अधिकार है, संवैधानिक संरक्षण, उनके मामलों की ये सारी चीज़ें यहाँ पे कार्रवाई करेगा। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करें
तो जो एससी है यानी कि अनुसूचित जाति है, उनके संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं, उनसे संबंधित सभी मामले का निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और उनका जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने का काम भी किसका होता है? एससी कमीशन का होता है। इसके बाद अगर देखें तो अनुसूचित जातियों के हितों का अगर उल्लंघन होता है तो हितों का उल्लंघन करने वाले जो मामले हैं उनकी जांच पड़ताल करना, साथ में उनकी सुनवाई करने का काम भी इसी का होता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उससे संबंधित जो योजना है उनका निर्माण करने का काम भी किसका होता है? जो निर्माण करना तो गवर्नमेंट का काम होता है, परंतु निर्माण के समय साथ में गवर्नमेंट के साथ में सहभागिता देना किसका काम होता है? एससी कमीशन का होता है। उचित परामर्श देना, संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सारे काम होते हैं किसके? अनुसूचित जाति के। ठीक है, जो कमीशन है उसके। इसके अलावा इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति को एक प्रकार से क्या करना, मतलब प्रतिवर्ष यहाँ पे आवश्यक प्रतिवेदन भी देने का काम इसका होता है। विकास कार्यों का जो उससे संबंधित जो विकास कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करने का काम इसका होता है। ठीक है, उचित परामर्श देना, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको भी उचित परामर्श देने का काम होता है। ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता ही हमने देख लिए। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति उनके संरक्षण से संबंधित जो भी उपाय किए जा रहा है उसके संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा करने का काम इसका होता है। तो ये सारे काम हमने देखे हैं। आयोग के किससे रिलेटेड होते हैं? सारे काम होते हैं आपके देखने को मिलेगा एससी के। ठीक है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड ये सारे काम होते हैं, अनुसूचित जातियों से रिलेटेड ये आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है, सारे काम हो गया तो रिपोर्ट की बात आती है। रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। ठीक है, जो उचित समझे और अपनी रिपोर्ट उसको दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो रिपोर्ट है वो संबंधित राज्य के राज्यपालों को भी भेजा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, आयोग जो है राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा आयोग की जो पावर्स है वो हम देख लेते हैं क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहली शक्तियाँ तो आपको देखने मिलेगी, इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसको प्राप्त होती है। ऐसी जो कमीशन है उसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। साथ में हम देखें इसके संबंध में, मतलब सिविल कोर्ट के जैसे ही वो अपने कार्यों को यहाँ संपन्न कर सकता है। जैसे हम बात करें तो व्यक्ति को बुलाने यानी समन करने का अधिकार उसको होता है, हाजिर कराना या शपथ पर उसकी समीक्षा लेना। ठीक है, भारत के जो किसी भी क्षेत्र है उसके अंतर्गत। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना इसका पावर होता है। साथ में अगर देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा, जैसे शपथ पत्र की बात करें तो शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना भी इसके पास शक्ति होती है। न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की जो है अपेक्षा की जाती है इसके द्वारा, तो वो भी इसके पास पावर देखने को मिलेगी। जो साक्षी होते हैं, साक्षी मतलब जो गवाह होते हैं, गवाह और उनके जो दस्तावेज होते हैं उसकी परीक्षा करना, परीक्षा के लिए समन करना, समन निकालना, ये सारे पावर जो होते हैं इसके होते हैं। जैसे दीवानी न्यायालय के पावर होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। इसके अलावा संघ और प्रत्येक राज्य सरकार जो है अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोग से परामर्श भी करेगी। और आयोग पिछड़े वर्गों एवं जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडियन जिन्हें बोलते हैं, उसके संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी इसके संबंध में जो शक्ति है। तो देखिए हमने एससी कमीशन के बारे में देखें, और इसी से मिलता जुलता जो है थोड़ा बहुत कौन है? एसटी कमीशन है। तो एसटी कमीशन के बारे में अब हम जानते हैं। तो एसटी कमीशन यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है वो कब उसका गठन किया गया है। जैसे गठन की अगर बात करें तो दोनों जो है पीछे एससी कमीशन और एसटी कमीशन दोनों साथ में गठित किए गए थे। कब? 19 फरवरी 2004 को, यानी 16 साल पहले। और किसका मतलब इनका जो उत्तराधिकारी है, मतलब एक उत्तराधिकारी ने मतलब बैकग्राउंड में जो बेस है, बेस जो अधिनियम है या बेस इसका जो है वो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1978 के तहत जो बनाया गया था, उन दोनों में से मतलब इसमें से निकलकर ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर अभी रिस्पॉन्सिबल कौन है? अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, अर्जुन मुंडा आप देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो उत्तरदायी जो मिनिस्टर है। कमीशन एग्जीक्यूटिव यानी चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे नंद कुमार साई, चेयरमैन है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है अनुसुईया उइके, जो वर्तमान में हम देख सकते हैं जो वाइस चेयरमैन के रूप में यहाँ देखने को मिलेंगे। और अन्य जो सदस्य वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वेबसाइट आप देख सकते हैं ncst.nic.in, यहाँ आप डिटेल में जाकर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो जाकर देख सकते हैं आप।
इसके अलावा हम देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर जो एसटी है वो भी एक प्रकार का कैसा है, संवैधानिक निकाय है। जैसे कि हमने बात करे थे एससी कमीशन की, वो भी एक संवैधानिक निकाय था, ये भी एक संवैधानिक निकाय, यानी कि इसका भी एक अलग से आर्टिकल दिया है 338A के तहत जो है इसका गठन का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय इसको बोला जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक आयोग की जो स्थापना की गई उसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने पीछे बात किए थे, ठीक है, तो हमने 1990 का जो 65वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में बात किए थे। तो इस अधिनियम के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति एवं जातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, हमको पता है। और अनुच्छेद 338 के द्वारा हम देखें तो इस आयोग की स्थापना जो है अनुसूचित जाति और जनजाति एक प्रकार से उसको संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। मतलब पहले ये जो दोनों आयोग थे वो साथ में थे, ठीक है, पर हमको देखने को मिलता है जैसे भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, ठीक है, तो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से जो अनुसूचित जनजाति है एवं अनुसूचित जाति है वो एक प्रकार से भिन्न मानी जाती है। उनकी समस्याएं भी हमको अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग जो है अनुसूचित जाति जनजातियों की समस्या भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जनजातीय मंत्रालय। 1999 में एक अलग से जनजातीय मंत्रालय की यहाँ स्थापना की गई, ये आपको पता होना चाहिए। और यह महसूस किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी जो योजनाएं हैं उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए जनजाति कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं जो सामाजिक मतलब एक प्रकार से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए प्रस्ताव रखा गया और राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति है आयोग और जनजाति आयोग है उसका विभाजन यहाँ पे कर दिया गया, मतलब अलग अलग यहाँ पे आयोग बना दिया गया। तो उसी के तहत हम देख सकते हैं ये काम किया गया 2003 में 89वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ नया आर्टिकल हमको निकल कर देखने को मिलता है 338A, जिसका प्रावधान मतलब जो एसटी कमीशन है उसका प्रावधान आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो 2004 में एक पृथक आयोग यहाँ अस्तित्व में आता है, जैसे एससी कमीशन आता है उसी प्रकार यहाँ भी ये एसटी कमीशन आता है, जिसके अंतर्गत हमको एक अध्यक्ष देखने को मिलता है। चलिए अध्यक्ष का नाम आपको फिर से बताना है इसका, हालांकि मैं अभी बता चुका हूँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये बहुसदस्यीय बॉडी मतलब बहुसदस्यीय संस्था यहाँ मिलकर बनती है जिसे बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है। इन सभी की नियुक्ति है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और इनकी जो सेवा शर्तें है सारी चीज़ों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। थोड़ा सा डिफरेंस है एससी कमीशन और एसटी कमीशन में, तो दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ तो हो गई, इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति है देखिए यहाँ सारा जो काम है जैसे पहले हमने देखे थे वो एससी के अंतर्गत घूमता था, यहाँ सारा जो डायमेंशन है वो किसके अंतर्गत घूमेगा, आसपास एसटी के आसपास, यानी कि अनुसूचित जनजाति के आसपास। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंध पर जो है इस रक्षा उपाय से संबंधित जो सभी विषय है उनका क्या करना, जांच करना, अन्वेषण करना उसका। मतलब एसटी से संबंधित जो भी रक्षा उपाय है उनमें अगर किसी प्रकार का जो है मतलब उल्लंघन हो रहा है या जो भी चीज़ है उससे संबंधित सारी चीज़ों की जांच करना किसका काम होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग का काम होता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों से संबंधित जो भी है मतलब उनके अधिकारों से संबंधित और रक्षा से संबंधित जो उपाय है जिससे उनको वंचित किया गया है तो उनसे संबंधित जो शिकायत है उसकी भी जांच करना इसका काम होता है। साथ में देखें तो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक संबंधी जो विकास प्रक्रिया है उसमें भी ये भाग लेता है और उनको सलाह देने का काम करता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षा उपाय के प्रभाव पूर्व जो पूर्ण क्रियान्वयन है उसके लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में भी जो है सारी चीज़ों की सिफारिश करना भी इसका काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ देखें इसके कार्य के संबंध में। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य होते हैं इसके, जैसे एसटी कमीशन जो होता है उसके कुछ अन्य कार्य होते हैं, जैसे कि 2005 में जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति महोदय उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे थे। जैसे कि वन क्षेत्र में रह रही जो अनुसूचित जनजातियाँ है, जो एसटीज है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय इसके द्वारा किए गए। यहाँ पे देख सकते हैं कानून के अनुसार जनजाति समुदाय के खनिज एवं जल संसाधन आदि पर अधिकारों को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय,
इसके अलावा जनजातियों के विकास और उनके द्वारा जो बहनीय आजीविका है उनकी रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय यहाँ देखने को मिलते हैं इसके संबंध में, जो एसटी कमीशन है उसके संबंध में। फिर उसके बाद देखें तो विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जो जनजातीय समूह हैं उसके लिए सहायता एवं पुनर्वास उपाय, प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधी उपाय देखने को मिलते हैं। जनजातीय लोगों को भूमि से अलग करने से रोकने के उपाय। इसके अलावा अगर देखें तो उन लोगों का जो है प्रभावी पुनर्वासन करना जो पहले भूमि से अलग हो चुके हैं, तो ये सारे उपाय किए जाते हैं एसटी से रिलेटेड। फिर जनजातीय समूह के वन सुरक्षा और सामाजिक जो वानिकी है उसमें अधिकतम सहयोग एवं उससे जुड़े रहने से संबंधित जो प्राप्त करने संबंधी जो उपाय है वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। पेशा अधिनियम आया था जो कि पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता होगा 1996 में, जो विशेष अधिकार प्रदान करता है किसको, संसद को, अनुसूचित जातियों या पंचायती राज को स्थापित करने से संबंधित जनजातीय क्षेत्र में। तो पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय भी इसका काम होता है अनुसूचित जनजाति का। इसके अलावा झूम खेती की जाती है जनजातियों में, तो झूम खेती का जो प्रचलन है कम करने और अंततः समाप्त करने संबंधी उपाय, जिसके कारण उन्हें उनके लगातार और सख्तीकरण के कारण साथ है जो भूमि तथा पर्यावरण का अपरदन होता है। तो झूम खेती से संबंधित उपाय करना भी किसका काम था, एसटी कमीशन का था। तो ये कुछ अन्य कार्य हमने देखे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा विशेष रूप से प्रोवाइड किए जाते हैं एसटी कमीशन को, तो ये हमने यहाँ पे देखें। अब बात कर लेते हैं, सारे काम तो हो गया, अब बात आती है रिपोर्ट की। रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा जैसे एससी कमीशन सौंपता था। और आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को सौंप सकता है। वार्षिक रिपोर्ट तो सौंप सकते ही हैं, परंतु अगर समय से पहले भी जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर सौंप सकते हैं। इसके अलावा जैसे एससी कमीशन की कुछ पावर थी वैसे एसटी कमीशन की भी कुछ पावर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए जो एक अपनी एक प्रकार से कार्य विधि है उसको रेगुलेट करने का पावर होता है इसका, और इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती जैसे एससी कमीशन को थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिविल न्यायालय से संबंधित सारी शक्तियाँ इसको प्राप्त होती है, और जिसके संबंध में जो व्यक्ति होता है भारत सरकार है, मतलब भारत का जो किसी भी क्षेत्र है, भारत के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र है, वहाँ से वो व्यक्ति को समन कर सकता है, यानी बुला सकता है, हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा लेना। ठीक है, ये सारे काम होते हैं किसके, एसटी कमीशन के होते हैं। दस्तावेज जो होते हैं, किसी भी प्रकार के दस्तावेज उसको प्रकट करने की अपेक्षा इसके द्वारा की जा सकती है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना भी काम होता है, और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा भी इसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है, संघ और जो प्रत्येक राज्य क्षेत्र है उसके अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले जो नीतिगत विषय है उस पर भी आयोग जो है परामर्श देगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके सामने देखने को मिलती है पावर। तो यहाँ देखिए हमने एससी कमीशन और एसटी कमीशन दोनों देख लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। फिर भी आप अगर कोई डाउट रहता था आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपको क्लियर करते चलूँगा। किसी भी प्रकार से कोई आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको क्लियरिटी से सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही है, और आपकी तैयारी आपको अच्छे से करना, मतलब आपको भी जो है आपको 100% देना है। ठीक है, ताकि आप जो है अपनी मतलब एक प्रकार से जिस चीज़ के लिए आपने गोल बनाया हो वो आप उसमें सफल हो सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट आयोग है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आयोग जो कि अभी नया नया बनकर आया है, मतलब बना पहले ही से था परंतु इसको संवैधानिक दर्जा अभी अभी प्राप्त हुआ है। संवैधानिक दर्जा इसको अभी अभी प्राप्त हुआ है, यानी कि 2018 में इसको 102वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके तहत हम देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि शॉर्ट में बोले तो एनसीबीसी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो वर्णन है हम देख सकते हैं 338 का ए में तो आपको एसटी कमीशन देखने को मिला था, 338 के बी में आपको जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिलेगा। देखिए मैंने कहीं आपको जो है 238 बोला होगा एससी के संबंध में, तो 238 नहीं है, वो 338 है। ठीक है, तो आप सुधार लीजिए उसको। तो चलिए यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इसका जो गठन है वो हम देख सकते हैं नॉर्मली जो 14 अगस्त है 1993 को किया गया था। इसका ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र यानी कि जो न्याय क्षेत्र है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। मिनिस्टर अभी वर्तमान में रिस्पॉन्सिबल कौन है, थावर चंद गहलोत। ठीक है, मिनिस्टर जो है ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है। कमीशन एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है भगवान लाल साहिनी हम देख सकते हैं चेयरमैन के रूप में, और जो उपाध्यक्ष है यानी कि वाइस चेयरमैन है डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जो कि वाइस चेयरमैन के पद पर बैठे हैं, और अन्य मेंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, मेंबर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बाकी संख्या आपको याद रखना कितनी होती है। आप वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट ncbc.nic.in देखने को मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो है इसके बारे में सारी चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि
हम सबसे पहले अगर बात करें तो 1993 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1993 के पहले क्या हुआ था, आपको पता होगा मंडल कमीशन आया था। ठीक है, मंडल कमीशन देखने को मिलता है जो कि ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, 1992 में ये देखने को मिलता है। 1992 में मतलब मंडल कमीशन का जो निर्णय था उसमें 1992 में जो एससी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य जो सूची है उसमें शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद भी शामिल तथा सूची से बाहर या फिर उससे मतलब इसके संबंध में होने के संबंध में नागरिकों की शिकायत की जांच के लिए एक वैधानिक निकाय की स्थापना की थी। वैधानिक निकाय यानी कि 1993 में हमको देखने को मिलता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि संवैधानिक दर्जा अभी मिलता है। यानी कि मंडल कमीशन की सिफारिश पर जो पिछड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए यहाँ पे वैधानिक निकाय की स्थापना की गई थी 1993 में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 1993 में हमको इसकी स्थापना देखने को मिलती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसके बाद जो है हमको 2018 में 102वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है 2018 में, जिसके तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका, मतलब इसी उद्देश्य के लिए जो मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामले को सुलझाने के लिए, और अनुच्छेद नंबर 338B में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय मात्र न रहकर कैसा हो गया है, संवैधानिक निकाय हो गया है। ठीक है, संवैधानिक निकाय इसको बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक देखने को मिलता है, काफ़ी व्यापक बन गया है इसका कार्यक्षेत्र। और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका जो है स्थापना की गई है। हम देख सकते हैं कि जो एक प्रकार से नए आयोग का जो वही दर्जा बन गया है, जो कि हम देखें तो जैसे एससी कमीशन का था, एसटी कमीशन, तो इनको जैसे ही हमको एनसीबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस का दर्जा देखने को मिलता है। जैसे इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वैसे ही एनसीबीसी को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है तो इसके जो है स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक अध्यक्ष देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अध्यक्ष का नाम बताना आपको। 3 क्वेश्चन पूछ लिया हूँ मैंने, हालांकि मैं शुरू में उसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप बाद में उसका आंसर बता रहे हैं, फिर भी देखकर बताओगे तो अच्छा लगेगा। एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, तो इन सभी से मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है जिसे एनसीबीसी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और इनका जो नियुक्ति है ये सभी व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ हो गई, इसके कुछ कार्य देख लेते हैं, फंक्शन से देख लेते हैं क्या क्या कार्य होते हैं एनसीबीसी के। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा संबंधी जो सभी मामले हैं उन पर अनुसंधान करना, अनुश्रवण करना और उन कार्यों का संचालन करने से संबंधित मूल्यांकन करना इसका काम होता है। किससे संबंधित, यहाँ बात की जा रही है ओबीसी से संबंधित, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाएगी। तो आपको सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस जो है यहाँ पे टारगेट रखना है और सारे काम उससे संबंधित किए जाएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कार्य क्या होता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके अधिकारों की एक वंचना से संबंधित, सुरक्षा संबंधी जो शिकायत है उससे संबंधित अनुसंधान करना, जाँच करना, ये सारे काम होते हैं इसके। इसके अलावा केंद्र और किसी राज्य में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसकी सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसमें भागीदारी तथा उसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी जो प्रगति है, उनका जो प्रोग्रेस हुई है उसका भी मूल्यांकन करना इसका काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट काम हम देख सकते हैं, जैसे जो बैकवर्ड क्लासें हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित एक प्रतिवेदन तैयार करना, और प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है प्रत्येक वर्ष, अथवा जब भी उचित समझे वो उनको सौंप दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित, उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास के उपाय को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र और राज्य को एक प्रकार से अनुशंसा भी देना इसका काम होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन इसके द्वारा किया जाता है। और रिपोर्ट हमने देखे हैं, इसकी रिपोर्ट जो है जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त वह आवश्यक होने पर जो प्रतिवेदन है उन्हें मतलब समर्पित कर सकता है, और राष्ट्रपति महोदय इस प्रतिवेदन को एक प्रकार से संसद के समक्ष पेश करते हैं। ठीक है, संसद के समक्ष पेश करते हैं। इसके साथ ही आयोग द्वारा अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण भी एक ज्ञापन में संलग्न किया जाता है, और ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकती उसके बारे में कारण भी स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति समझे, मतलब राष्ट्रपति आयोग द्वारा जो प्रेषित एक प्रकार से जो रिपोर्ट है वो किसी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित राज्य को क्या कर देते हैं, वहाँ पर प्रेषित कर देते हैं।
इस प्राप्त जो मतलब एक प्रकार से जो रिपोर्ट होती है, जो प्राप्त रिपोर्ट होती है, उसको राज्य सरकार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके साथ आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक ज्ञापन भी संलग्न होता है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जिन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सकता उनके कारणों की व्याख्या भी ज्ञापन यहाँ पे देना होता है। तो ये सारी प्रोसेस रिपोर्ट के संबंध में हमको देखने को मिलती है एनसीबीसी के संबंध में। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इसको जैसे एससी कमीशन एसटी कमीशन को पावर्स दी गई थी, वैसे इसको भी कुछ पावर है। तो इसके पास जो है न्यायिक शक्तियाँ देखने को मिलती है, यानी कि आयोग जो है अपनी प्रक्रिया जो है या जो अपनी प्रोसेस है वो स्वयं निर्धारित एवं विनियोजित करने के लिए शक्तियाँ उसको प्राप्त होती है। किसी मामले के अनुसंधान अथवा जो किसी शिकायत की जांच करने संबंधी सारी जो है न्यायिक शक्तियाँ उसको प्राप्त होती है। जैसे कि भारत के किसी भी भूभाग से जो आयोग है, आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति को बुलाने या समन करने का अधिकार, शपथ कराकर उसकी पूछताछ करने का अधिकार उसको होता है। और इसके अलावा किसी भी दस्तावेज से संबंधित खोज करना, प्रस्तुतिकरण की मांग करना, शपथ पत्रों के साक्ष्यों का जो है प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। किसी भी न्यायालय की जो है या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाह और जो दस्तावेज होते हैं उसके परीक्षण के संबंध में समन जारी करना, समन मतलब बुलाना। इसके अलावा कोई अन्य मामला जो कि राष्ट्रपति निश्चित करते हैं, तो उस प्रकार की पावर भी किसको होती है, एनसीबीसी को होती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामले पर आयोग को जो है आयोग की सलाह लेना जरूरी होता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी मामले होते हैं उससे संबंधित यहाँ पे सलाह लेना पड़ता है। तो ये सारे काम हो गए किसके, एनसीबीसी के, मतलब शक्तियाँ हो गई। तो हमने 3 आयोग अभी देख लिए हैं, एक तो एससी कमीशन हमने देखा, एक एसटी कमीशन देखा और एक एनसीबीसी। एनसीबीसी मतलब तीनों ही आपको राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेंगे और तीनों एक प्रकार से संवैधानिक बॉडी देखने को मिलती है। तो चलिए हम अब फाइनली जो है एक और हमारा जो बचा है जिसको बोलते हैं मतलब जवाबदेही अधिकार के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा इसका जो एक प्रकार से मोटो जो है ध्येय वाक्य हम बोल सकते हैं। चलिए इसका गठन देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है सारी चीज़ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका जो गठन है फरवरी 1964 में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेसेस गवर्नमेंटल करप्शन, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है गवर्नमेंट के अंतर्गत, सरकारी लेवल पर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना, इस पर नियंत्रण करना किसका काम होता है, सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ठीक है, अब इसका जो कार्य क्षेत्र होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव आपको श्रीनिवासन जो राव है वो देखने को मिलता है और करंट में जो एग्जीक्यूटिव है केबी चौधरी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो ये आप अभी नहीं पूछूंगा, अब आपको पता चल गया है तो अब नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सीबीसी जिसे बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रकार से प्रमुख संस्था हम इसको बोल सकते हैं। सरकारी लेवल पर जो भी भ्रष्टाचार होते हैं भारत में, उसके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था इसको बोल सकते हैं। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, जिसमें हम देखें तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी और इसके अंतर्गत इसको गठन करने के संबंध में एक सिफारिश की गई थी, जिसकी सिफारिश जो है कमेटी के द्वारा की गई थी। कमेटी का नाम है के संथानम कमेटी। 1962 से 64 के अंतर्गत ये कमेटी गठित की गई थी, तो इसके द्वारा एक सिफारिश की गई थी और इसी के तहत इसका गठन किया गया है सीबीसी का। इस प्रकार मूलतः जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है एक प्रकार से सांविधिक निकाय, मतलब एक प्रकार से एक सांविधिक संस्था नहीं है और ना ही संवैधानिक है। एक प्रकार से अगर देखें कार्यकारी बॉडी हम इसको बोल सकते हैं, ना तो स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों ही बॉडी हम इसको नहीं बोल सकते हैं। परंतु आगे चलकर अगर देखें तो यहाँ देखिए आगे जो ये तो हमने देख लिया, आगे चलकर 2003 में हमको क्या देखने को मिलता है, इसको सांविधिक यानी कि एक स्टैट्यूटरी दर्जा इसको दे दिया जाता है, सांविधिक निकाय इसको बना दिया जाता है 2003 में, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 2004 में क्या होता है, 2004 में हमको 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित के खुलासे एवं सूचना देने वाले की सुरक्षा के तहत जो है प्रस्ताव, मतलब एक प्रस्ताव के तहत सूचना देने वाले जो है से भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायत प्राप्त करने या उन पर कार्यवाही हेतु अभिकरण बनाया गया। तो देखिए एक बताता हूँ मैं, जैसे एक गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट है, एक कार्यालय है, गवर्नमेंट कार्यालय मतलब सरकारी कार्यालय दफ्तर है, जहाँ बड़े अधिकारी है, छोटे अधिकारी, बहुत सारे वहाँ एम्प्लॉय रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचार की एक प्रकार से जांच के लिए मतलब यहाँ पे एक खुफिया व्यक्ति है, जो व्यक्ति इससे संबंधित भ्रष्टाचार को बताएगा, सूचित करेगा,
तो उसकी अभिरक्षा से संबंधित यहाँ पे क्या की जाती है, रक्षा की जाती है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। उसी के तहत यहाँ पे एक जो है एक एक्ट बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, या एक एजेंसी बनाई जाती है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। मतलब जो सूचना बताएगा उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसको इन व्यक्तियों से यहाँ पे इन व्यक्तियों से बचाया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत हम जो है इस प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, इस प्रस्ताव को विसिल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। विसिल ब्लोअर मतलब जो आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको यहाँ पे सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा, ठीक है। और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे हम देखें तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें तो आयोग जो है, आयोग एक प्रकार से ऐसी एजेंसी बनाई गई आयोग के द्वारा जो जानबूझकर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों को स्वयं निपटा सके, जिसे बोलते हैं विसिल ब्लोअर एक्ट जो है वो आया था। और जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो एक प्रकार की बहुसदस्यीय संस्था है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त यहाँ देखने को मिलते हैं। और इनकी नियुक्ति एक जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति कब करते हैं, जब एक समिति उनको सिफारिश करती है। समिति सिफारिश करती है, समिति की 3 सदस्य से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एक प्रधानमंत्री होते हैं, अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं। और समिति जाकर राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश करती है और राष्ट्रपति महोदय इन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त की यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। अब कार्यकाल हम देख लेते हैं। देखिए आपको पहली बार 4 वर्ष देखने को मिलेगा। जब हमने देखे थे मानवाधिकार आयोग को तो वहाँ 3 वर्ष देखने को मिलता है, और अन्य सभी में आपको कभी में 6 वर्ष देखने को मिलता है, कभी 5 वर्ष देखने को मिलता है। तो सभी आप कैटेगरी याद रखिए। देखिए 4 वर्ष आपको सीबीसी में देखने को मिलता है, तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले आए उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, और नहीं तो हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यकाल के पश्चात जो है राज्य, केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते, ये मतलब लाभ के पद पर ये काम नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर देखें तो राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होती है कि वो विभिन्न कारणों से इनको अपने पद से हटा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर उसका नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर अपराध दोषी ठहराया गया हो, या फिर वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर काम कर रहे हो, या मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ हो, अक्षम हो, तो भी इनको हटाया जा सकता है। यदि वह आर्थिक या कोई भी एक प्रकार से इससे संबंधित जो लाभ प्राप्त करता है, जैसे हम अगर बात करें रिश्वत की, तो रिश्वत से संबंधित कोई मामला यहाँ देखने को मिलता है, तो इन सभी कंडीशन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय इनको पद से हटा सकते हैं। अच्छा, पद से हटाने के लिए एक और यहाँ पे हमको बेस देखने को मिलेगा, आधार देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं दुराचरण या अक्षमता का आधार। देखिए दुराचरण मतलब कदाचार बोल सकते हैं, ठीक है, बदतमीजी पे उतर आए है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो दुराचरण या क्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति महोदय इसको हटा सकते हैं। अब अगर दुराचरण की बात हो तो क्या राष्ट्रपति महोदय खुद ही डिसाइड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति महोदय इस जांच के मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजेंगे, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे जांच को चेक एंड बैलेंस सारी चीज़ करेगा, और बाद में यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करेगा। अगर मामला सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय इसको हटा देंगे, और अगर मामला गलत पाया जाता है तो ये न्यायालय यहीं पे इसको बोल देगा कि भाई छोड़ दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हटाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें वेतन भत्तों की, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वेतन भत्ता होता है वो यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष के समान होता है। और अगर बात करें हम अन्य जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब जो सतर्कता आयुक्त है उसके संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीसी है, उसके सदस्य की अगर बात करें तो उसके वेतन भत्ते सेवा शर्तें किसके होते हैं? यूपीएससी के सदस्य के देते होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का अध्यक्ष के जैसे और सदस्य का सदस्य के जैसे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब इनकी नियुक्ति कर दी जाती है तो उसके बीच में इनमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन, ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब संगठन मतलब इसके अंतर्गत ये अपने काम करने के लिए विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे शाखाएं देखने को मिलती है, मतलब एक प्रकार से सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा और विभागीय जांच से संबंधित जो आयुक्त शाखा वो देखने को मिलती है। जैसे देखिए सचिवालय देखने को मिलता है इसके अंतर्गत अपने कार्य को, मतलब अपना जो है कार्य प्रणाली को जनरेट करने के लिए। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा देखने को मिलती है, और विभागीय जाँच के लिए एक आयुक्त देखने को मिलता है। तीनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है सीबीसी के अंतर्गत, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत। इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं। फंक्शंस मतलब इसके कुछ कार्य होते हैं, तो वो यहाँ हमको देखने को मिलता है। जैसे केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है किसी विषय की जांच करना, किसी विषय की जो है जांच करना यहाँ पे देखने को मिलता है। केंद्र सरकार का जो निर्देश होता है उसके संबंध में अगर देखें तो किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो, तो इससे संबंधित सारे काम की जांच करना किसका काम होता है? सीबीसी का होता है।
इसके अलावा भारत सरकार के अंतर्गत जो ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं, ए ग्रेड के जो लेवल के कर्मचारी होते हैं, एवं अखिल भारतीय जो सेवा के कर्मचारी होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इन सभी से संबंधित जो अधिकारी होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के कुछ प्राधिकरण के जो स्तर के जो अधिकारी होते हैं, इनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत आई है तो भी इसके द्वारा जांच की जाती है। इसके बाद अगर देखें केंद्र सरकार या प्राधिकरण के ऐसे मामले में सलाह देना जो इससे संबंधित हो। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार के मंत्रालय प्राधिकरण में सतर्कता प्रशासन पर भी नज़र रखी जाती है, निगरानी या मॉनिटरिंग करने का काम भी इसका होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार जो होती है केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और संबंधित जो सतर्कता एवं अनुशासनिक जो मामले हैं उसके संबंध में नियम बनाने के लिए सीबीसी से सलाह लेते हैं। सीबीआई की अगर नियुक्ति की जानी है तो भी केंद्र सरकार से केंद्र सरकार सीबीसी से परामर्श लेगी, उसी के पश्चात यहाँ पे सीबीआई के जो मेंबर्स है सीबीआई की नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा इसका जो वर्किंग एक प्रकार से जो इसका जो कार्य क्षेत्र है, ठीक है, वर्किंग एरिया की अगर बात करें, कार्य क्षेत्र इसका क्या होता है, जैसे अखिल भारतीय जो सेवा होती है उसके वे सदस्य जो संघ सरकार के मामले से संबंधित तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी हो तो इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों के जो अधिकारी होते हैं, जिन स्केल 5 से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो सभी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन सभी में ये निगरानी रख सकते हैं और इनके विरुद्ध यहाँ पर जाँच की जा सकती है। इसके अलावा आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड बी और डी के जो अधिकारी होते हैं, इसके ऊपर के अधिकारी, वो हमको देखने को मिलेंगे इसके कार्य क्षेत्र या इसकी रडार के नीचे देखने को मिलते हैं। सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम है उसके बोर्ड के मुख्य अधिकारी और कार्यकारी तथा जो अनुसूची का और खा और जो ई है उसके 8 के ऊपर के अधिकारी हमको इसके कार्य क्षेत्र के या इसके रडार के नीचे देखने को मिलते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची का और खा में E7 के ऊपर के अधिकारी, तो इन सभी की अगर बात करूं तो इन सभी के ऊपर जो है सीबीसी की तलवार हमेशा लटकते रहती है। अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का मामला इनके संबंध में शिकायत आती है तो यहाँ पे इसके द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इसका कार्य क्षेत्र। इसके अलावा कार्य प्रणाली या इसकी एक प्रकार से जो काम करने की जो प्रणाली है वो कैसी होती है वो हमको देख सकते हैं। देखिए, तो ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो अपनी कार्रवाई कहाँ से जनरेट करते हैं? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में अपने इसका मुख्यालय देखने को मिलता है, यहाँ से संचालित करते हैं। और आयोग के पास एक प्रकार से दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी कि अपनी कार्यवाही को नियमित रूप से करने के लिए पूर्ण सक्षम होता है, क्योंकि इसके पास दीवानी न्यायालय की पूरी शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसका चरित्र एक प्रकार का न्यायिक होता है, जैसे न्यायालय का होता है। यह केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण की किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार सहित कार्य पर भी नज़र रख सके। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो वार्षिक क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट को किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को देगा, ये हमको देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए केंद्र सरकार के सभी जो मंत्रालय है एक प्रकार से जो मुख्य सतर्कता अधिकारी उसका एक प्रकार से होता है, जो कि संबंधित संगठन के सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है तथा सतर्कता से संबंधित सभी मामले के सचिव एवं कार्यालय प्रमुख को सहायता और सलाह देने का काम भी ये करता है मुख्य सतर्कता अधिकारी। यह एक प्रकार से अगर देखें तो संबंध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, कड़ी का काम करता है, और साथ में जो संस्था है वो सीबीआई के बीच की भी एक कड़ी का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो ये हमने देखे बेसिक चीज़ें कुछ किसके बारे में? सीबीसी के बारे में। और जब हमने बात किए थे जो व्यक्ति शिकायत करता है उसकी रक्षा के लिए एक विशेष एजेंसी बनाई गई है, जिसके विसिल ब्लोअर जो है एजेंसी एक्ट बोला जाता है, वो पास किया गया था। तो उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो विसिल ब्लोअर एक्ट है वो 2011 में आया था। यहाँ हम देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 26 अगस्त 2010 की बात करते हैं। तो 26 अगस्त 2010 को सरकार ने क्या किया था? लोकसभा यानी कि जो संसद है उसका एक सदन होता है, लोकसभा निचला सदन, उसमें द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू पर्सन मेकिंग द डिस्क्लोजर बिल 2011 पेश किया गया। इसमें एक विधि के रूप में दिया गया था, मतलब लॉ के रूप में दिया गया था, जिससे किसी भ्रष्टाचार आरोप उजागर करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जो विशेष अधिकार हो उसका जानबूझकर दुरुपयोग किया जाता है। तो जैसे उजागर किए गए जो आरोप है उसकी जांच करना या करवाना, शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा देना, मतलब जो भी शिकायत कर रहा है उसकी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का काम इस एक्ट में निर्धारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई। विधेयक जो है संसद की स्थायी समिति से संबंधित विभाग को अध्ययन करने के लिए, हालांकि देखिए जो विधेयक है वो पेश किया गया, एक बार तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, दूसरी बार ये पास होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए अनुशंसाएं विचाराधीन हुई और 13 दिसंबर 2011 को कैबिनेट मीटिंग में विधेयक में सरकारी संशोधनों को मान लिया गया
और यह भी मान लिया गया कि विधेयक का नाम मतलब एक प्रकार से विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 लोकसभा ने सरकारी संशोधनों के साथ इसे एक प्रकार से 27 दिसंबर 2011 को पारित कर दिया। जब ये राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में हम देख सकते हैं, ये देखिए 28-29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में गया, परंतु ये पास नहीं हो सका। बाद में हम देखें 2000 मतलब एक प्रकार से विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 विचार के लिए राज्यसभा में 2 अगस्त 2012 को मानसून सत्र में पेश किया गया, और ये देखिए कई दिनों तक चर्चा में नहीं आया, और लोकसभा में बिल को जिस रूप में पास किया गया था राज्यसभा ने अंत में 21 फरवरी 2014 को उसको पास कर दिया, फाइनली यहाँ पास कर दिया। पहले 2-3 बार यहाँ रिजेक्ट हुआ और यहाँ राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है 9 मई 2014 को। ठीक है, मतलब एक प्रकार से विसिल ब्लोअर एक्ट यहाँ बन जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं रहेगी, क्या क्या काम करेगा, या क्या क्या फीचर्स रहेगी, वो हम देख लेते हैं। तो इस एक्ट ने विसिल ब्लोअर की पहचान को जो है एक प्रकार से गोपनीय रखने की विधि प्रस्तुत की। मतलब जो व्यक्ति शिकायत करता है कोई सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति यहाँ पे शिकायत करता है, तो उसकी पहचान को गोपनीय रखने की बात इसके द्वारा कही गई। इसके अलावा ये एक्ट ने जो है ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सके। मतलब काफ़ी सरलता में यहाँ लचीलापन यहाँ स्थापित किया गया ताकि कोई भी लोग जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जानकारी यहाँ पे इसको दे सके। इस एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ ध्यान रखने की बात की गई। जो एक्ट है उसके अनुसार आयोग जो है गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल या दंड दे सकता है। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में ही कोई खुन्नस हो गई है और अगर व्यक्ति गलत जानकारी देता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अगर वो गलत पाया जाता है तो जो व्यक्ति शिकायत करता है उसको यहाँ पर 2 साल की सजा या उसके साथ में दंड का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा हर भ्रष्टाचार उजागर जो है एक प्रकार से विश्वसनीय तरीके से करना एक प्रकार से इसके द्वारा बात कही गई, और उजागर जो है लिखित रूप में या ईमेल मैसेज द्वारा भी हो सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे देखिए नाम का उल्लेख नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट करने की बात कही गई। मतलब जैसे अननोन पर्सन के द्वारा या बिना नाम बताए अगर शिकायत की जाती है तो इसके द्वारा इसको रिजेक्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अगर कोई सूचना है तो उसको इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा जाएगा, मतलब उसके संबंध में यहाँ पर जांच नहीं की जाएगी। साथ में अगर देखें तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। ये तो अब नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक चालू होगा, तो ये सारी विशेषताएं हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसकी, विसिल ब्लोअर एक्ट की, जो कि किसके अंतर्गत गठित की गई थी, सीबीसी के अंतर्गत। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ताकि हमारा जो है सभी चीज़ें यहाँ पे रिकॉल हो जाए फिर से। इसके पहले हमारे जवाबदेही एवं अधिकार के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हमारा जो है संगठन चलेंगे, जैसे कि एनजीओ है, सीबीओ है, स्वयं सहायता समूह है, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद मीडिया की जो विशेषता है, समस्या है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, और लोकतंत्र की विशेषता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखिए हमने बात की है एससी कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि एक प्रकार की संवैधानिक बॉडी है, उसके बारे में हम जाने। इसके बाद इसका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, 2 आयोग से, मतलब जो दोनों आयोग थे एक साथ थे, उनको अलग अलग कब किया गया, उनके कार्य देखें। आयोग जो है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, आयोग की शक्तियाँ हमने देखे। फिर एसटी कमीशन के बारे में जाने, ये भी एससी कमीशन के साथ में संलग्न था, बाद में ये अलग हो गया 2004 में। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसके कार्य भी हमने देखें, अन्य कार्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, इसका प्रतिवेदन भी ये राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है, शक्तियाँ देखें। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखें, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद इसकी स्थापना से संबंधित कार्य देखें, प्रतिवेदन, शक्तियाँ। उसके बाद हमने लास्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखें, जो कि काफ़ी भ्रष्टाचार से संबंधित सारे मामलों को यहाँ पर जाँच करने का काम करता है भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी संरचना देखे, कार्यकाल देखे, इसके बाद जो है एक प्रकार से हटाने की विधि, संगठन देखें, इसके कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत एक एक्ट पारित किया गया था, विसिल ब्लोअर एक्ट 2011, जो कि 2014 में उसको मंजूरी मिलती है, उसके बारे में देखें और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानें। तो इस प्रकार हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जवाबदेही में अधिकार के संबंध में देखिए आप जो है यहाँ देख सकते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जवाबदेही में अधिकार से संबंधित देखिए ये सारे जो आयोग थे वो हमारे एक तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोकतंत्र की विशेषता पढ़ेंगे। अभी देखिए लोकतंत्र की विशेषता संबंधित पीपीटी अभी बनी नहीं है, क्योंकि इसका जो है सॉलिड मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये टॉपिक आपको अभी नहीं मिलेगा, तो मिसलेनियस में बाद में मिल जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित देखिए ये वाला बस आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये टॉपिक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक लेक्चर इसका बना दूंगा अलग से।
तो अगर किसी के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित टॉपिक हो तो आप जो है टेलीग्राम में उसको भेज दीजिए। बुक का मटेरियल हो, कुछ भी हो, नोट्स हो, तो वो उससे संबंधित यहाँ पे कंप्लीट यहाँ ये पीपीटी बन जाएगी और उससे संबंधित मैं यहाँ लेक्चर बना दूंगा। हम जो है सीबीओ मतलब जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, समुदाय आधारित संगठन है, वो देखेंगे। गैर सरकारी संगठन है, स्वयं सहायता समूह, इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम मीडिया की भूमिका और समस्याओं के बारे में देखेंगे। इस प्रकार हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। फिर यूनिट 4 हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आंसर राइटिंग के लिए आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उत्तर लेखन का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक प्रकार से मजबूत ढांचा प्रदान करिए ताकि आप सफलता को हासिल कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चलना है। तो चारों डायमेंशन आपको क्लियर करते हुए चलना है। मतलब एक प्रकार से आपकी स्टडी भी होनी चाहिए, आपकी मेंस राइटिंग भी होनी चाहिए, याद भी होना चाहिए सारी चीज़ें, और उसके बाद आपका इंटरव्यू की तैयारी भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप एक साथ लेकर चलिए। देखिए 4 चीज़ें होती है। एक तो प्री का मामला होता है, एक तो मेंस का। मेंस में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। 3 कौन सी? एक तो आपको क्या करना है, मतलब एक प्रकार से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, मतलब पढ़ना है पहले, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करना है। तो 4 डायमेंशन से लेकर आपको जो है मुख्य परीक्षा या फिर जो अपनी जो फोकस है उसको लेकर चलना है। तो उसके लिए आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग करना भी जरूरी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्वेश्चन की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मतलब जैसे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के, तीनों प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कराई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चलना है। और लेक्चर को शेयर करना ना भूले, ये आपका दायित्व है। अगर आप शेयर नहीं करते तो आपने मतलब जो एक प्रकार से आपका जो दायित्व है वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का आप क्या करेंगे, आपका प्रयास रहेगा। आपके द्वारा ही जो है हम एक प्रकार से अभी हमारा जो है 23,000 लोग जुड़े हुए हैं। किससे? सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन से। तो आपके द्वारा, आपके सहयोग से ही हम एक प्रकार से बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपका सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती है, आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।